हेलो दोस्तों, फाइनली नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मनी हाइस्ट कोरिया आ चुकी है और आज मैं इसके सीजन 1 के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 1 की शुरुआत एक लड़की को दिखाने से होती है जो एक बहुत बड़ी बीटीएस फैन होती है। वो हमें बताती है कि कोरिया के मशहूर म्यूजिकल ग्रुप बीटीएस के ग्रुप को लोग आर्मी कहते हैं और इसके लिए बचपन से ही के पॉप म्यूजिक सुनना और के ड्रामा देखना बहुत ही आम बात हुआ करती थी। पर क्योंकि ये लड़की नॉर्थ कोरिया से थी इसलिए यहाँ के लोगों के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। फिर कुछ साल बीतते हैं और ये अपनी पढ़ाई खत्म करके नॉर्थ कोरियन आर्मी को ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लीडर्स को आपस में बात करे बहुत टाइम बीत चुका था और दोनों देशों के एक होने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। लेकिन तब ये खबर आती है कि इन दोनों देशों ने युद्ध को रोक दिया है और दोनों देश अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और विकसित करने के लिए एक ही करेंसी को यूज करेंगे। जिसका मतलब था कि अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लोग बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे की कंट्री में आ जा सकते थे। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो आर्मी से निकलते ही अपने सपने पूरे करने के लिए प्योंगयांग छोड़कर सियोल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में हमें दोनों देशों के बॉर्डर पर जॉइंट इकोनॉमिक एरिया दिखाया जाता है जिसमें दोनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज आकर इन्वेस्ट करेंगी और बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। उसी ट्रेन के अंदर हम कुछ नॉर्थ कोरियंस को भी देखते हैं जो ये सब देखकर सपने देखने लगते हैं कि एक दिन उनकी लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी और वो खूब सारा पैसा कमाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट खरीदेंगे। अब इन दोनों कंट्रीज के अंदर दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी और इसी के साथ ही हम उसी लड़की को देखते हैं जो फाइनली सियोल पहुंच जाती है। लेकिन जिस इमिग्रेशन ब्रोकर ने इसे यहाँ पर बुलाकर घर और जॉब देने का वादा किया था वो वहाँ से भाग चुका होता है। अब इसे जैसे तैसे यहाँ पर सर्वाइव तो करना ही था इसलिए ये एक क्लब में वेट्रेस की जॉब करने लग जाती है। अब दोनों देशों में इतने बड़े बदलाव के बाद जितने भी नॉर्थ कोरियंस थे वो साउथ कोरिया आकर नौकरी करने लगे, जिस वजह से साउथ कोरियन लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है और वो इसका विरोध करने लग जाते हैं। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि पहली बार बीटीएस ग्रुप नॉर्थ कोरिया जाकर परफॉर्म करने जा रहा था, जिसका मतलब ये था कि अब दोनों देश एक समान हो चुके हैं। वहीं हमारी कहानी की मेन लीड अभी भी पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी और उसने एक बार में गाना गाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इसके साथ बहुत गंदा बिहेव किया जाता था। पर क्योंकि इसे पैसे कमाने थे तो मजबूरी में से ये सब भी सहन करना पड़ता है। अब ये जो उम्मीद लेकर सियोल आई थी वो उम्मीद उसकी खत्म होती जा रही थी। उसने आज तक सियोल के बारे में जो कुछ भी सुना था ये शहर उससे बिल्कुल ही अलग था। इसके बाद ये यहाँ से अपने कुछ पुराने नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए एक ब्रोकर के पास जाती है जहाँ पर वो उसे ड्रग्स लेने के लिए बार बार फोर्स करता है ताकि वो उसके साथ गलत काम कर सके। वहीं पर हम एक और लड़की को देखते हैं जो इस क्लब में वेट्रेस थी और यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने लग जाते हैं। अब ये सब देखकर इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और लड़ाई के दौरान ये उस ब्रोकर को शूट कर देती है। अब इसके बाद से इसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। जो लड़की एक नॉर्मल लाइफ जीने का सपना लेकर यहाँ पर आई थी अब वो एक क्रिमिनल बन चुकी थी। अब ऐसे ही एक साल बीत जाता है और ये लड़की पूरे कोरिया में मोस्ट वांटेड हो जाती है। इसने सारे कोरियन ब्रोकर्स को मार डाला है और अब इसे पकड़ने के लिए पुलिस इसे चारों तरफ ढूंढ रही है। अब क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था इसलिए ये एक अंधेरी गली में बैठकर खुद की जान लेने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो, तो ये आदमी उसे अपना नाम प्रोफेसर बताता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। अब पहले तो ये लड़की उसे मना करके वहाँ से भगाने लगती है, लेकिन जब प्रोफेसर उसे बताते हैं कि हम मिलकर 4 ट्रिलियन की चोरी करने वाले हैं तो ये सुनकर वो प्रोफेसर के साथ चली जाती है। फिर अगले सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो इस लड़की के साथ और भी लोगों को लेकर अपने अड्डे पर आता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर सबको बताने लगते हैं कि अब से हम सभी एक हैं और हम में से कोई भी किसी को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताएगा और हम सब एक दूसरे को निकनेम से ही बुलाएंगे। जिसके बाद पूरी टीम को निकनेम दिए जाते हैं जिनमें सबसे पहले हम रियो को देखते हैं जो उम्र में सबसे छोटा है लेकिन ये एक बहुत बड़ा हैकर है। इसके बाद डेनवर आता है जो एक स्ट्रीट फाइटर है। इसके बाद हम मॉस्को को देखते हैं जो डेनवर के फादर हैं। इसके बाद हॉट एंड सेक्सी नायरोबी आती है जो एक नंबर की झूठी लड़की है। इसके बाद हम हेलसिंकी और ओस्लो को देखते हैं जो कि चाइना में सुपारी किलर थे। इसके बाद हम बर्लिन को देखते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया का एक बहुत बड़ा चोर था। और आखिरी में आती है हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर टोक्यो। अब यहाँ पर जितने भी लोग थे ये सब के सब क्रिमिनल थे। इसके बाद प्रोफेसर सभी को बताते हैं कि हम 4 ट्रिलियन की चोरी करने वाले हैं और इन पैसों को हम चुराएंगे कोरिया मिंट से। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ये कोरिया मिंट क्या है। दरअसल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा बैंक है जहाँ पर वो नोट छापे जाते हैं जो दोनों देशों में चलते हैं। अब सीन यहाँ से 5 महीने आगे शिफ्ट होता है और हम उसी कोरिया मिंट के अंदर देखते हैं जहाँ पर भारी मात्रा में नोटों की छपाई चल रही होती है।
यही कुछ स्टाफ की बातों से हमें पता चलता है कि आज एक स्कूल के बच्चे यहाँ पर टूर पर आने वाले हैं। इसके बाद हम वहाँ पर मिंट के डायरेक्टर और उसके एक स्टाफ को देखते हैं जिनके रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। यहाँ पर ये लड़की से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और ये बात डायरेक्टर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ हम उसी स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो आज यहाँ पर टूर पर आने वाले थे। वहीं बार टोक्यो और नायरोबी भी उन पर नजर रख रही होती हैं और वो प्रोफेसर को इन्फॉर्म कर देती है कि स्कूल के बच्चे मिंट के अंदर जा चुके हैं। इसके बाद हम बाकी की टीम को देखते हैं जो एक लाल जंप सूट और एक मास्क पहनकर रेडी होते हैं और जो पैसों से भरी हुई गाड़ी मिंट के अंदर जा रही थी वो उनको रास्ते में ही रोककर उन पुलिस ऑफिसर्स को डरा धमकाकर उनके कपड़े पहन लेते हैं और जैसे तैसे करके मिंट के अंदर घुस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को भी देखते हैं जो अपने रूम में बैठे हुए उन सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। इसके बाद हम मिंट के डायरेक्टर और उस लड़की को देखते हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि इस डायरेक्टर ने अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर इससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब ये इसे प्रेग्नेंट करके इससे दूर भाग रहा है। इसके बाद हम एक टीनेज स्कूल गर्ल को देखते हैं जो बाथरूम में बैठकर अपने फ्रेंड के सामने अपने डैड को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही होती है। अब यहाँ पर आप इस लड़की को याद रखना क्योंकि आगे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब यहाँ से हम नायरोबी और टोक्यो को देखते हैं जो मेन गेट से अंदर आते वक्त पकड़ी जाती हैं, लेकिन तभी वो अपने हथियार निकालकर मिंट के हॉल पर कब्जा कर लेती हैं। इसके बाद बाकी की टीम भी वहाँ पर पहुंच जाती है और फिर मिंट में मौजूद सभी लोगों को हॉस्टेज बना दिया जाता है। इसके बाद सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और मिंट के गेट को बंद कर दिया जाता है, जिसका मतलब था कि अब पूरा मिंट इनके कब्जे में आ चुका था। इसके बाद सभी हॉस्टेज की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। साथ ही बर्लिन को वहाँ का इंचार्ज बना दिया जाता है जो सभी को कहता है कि आप लोगों को मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे और अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ रियो, डेनवर और मॉस्को मेन लॉकर को खोल देते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और इन पैसों को देखते ही ये लोग पागल हो जाते हैं। इसके बाद ये उन पैसों को एक बैग में भरकर मेन गेट के पास लेकर आते हैं और फिर सिक्योरिटी अलार्म को बजाकर मेन गेट को खोल देते हैं। अब सभी होस्टेज को लग रहा होता है कि इन लोगों ने पैसा तो ले लिया है इसलिए अब ये यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रोफेसर अपनी टीम को बता रहे होते हैं कि जैसे ही तुम लोग पैसे लेकर बाहर आओगे तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी होगी। अब तुम लोगों को हवा में गोलियां चलानी है और पैसों को वहीं छोड़कर मिंट के अंदर वापस आ जाना है और इसमें सबसे जरूरी बात कि इस काम में किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। अब प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और ये लोग उन्हें देखकर हवा में फायरिंग करने लगते हैं और फिर मिंट में वापस चले जाते हैं। अब ये बात काफी ऊपर तक पहुंच जाती है और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लीडर्स मिलकर फैसला करते हैं कि दोनों कंट्रीज के पुलिस ऑफिसर्स मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मिंट दोनों देशों के बीच में थी। इसके बाद हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम अभी बताया नहीं गया है, लेकिन हम इसे डिटेक्टिव बुलाएंगे। ये अभी सोकर उठती है क्योंकि आज इसकी छुट्टी है, लेकिन जब इसे पता चलता है कि मिंट पर कब्जा कर लिया गया है तो ये शॉक्ड हो जाती है और इसे जल्दी से वहाँ पर बुलाया जाता है। वहीं मिंट में हम देखते हैं कि सभी होस्टेजेस के आंखों से पट्टी हटा दी जाती है और सभी को उन्हीं के जैसा जंप सूट और मास्क पहना दिया जाता है। साथ ही बाथरूम में से फोन वायर खींचकर प्रोफेसर के साथ टेलीफोन को भी कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये यहाँ पर अपनी पर्सनल टेलीफोन यूज कर रहे होते हैं क्योंकि अगर ये पब्लिक फोन यूज करेंगे तो बाहर पुलिस इन सभी की बातें सुन लेगी। वहीं डिटेक्टिव भी लोकेशन पर पहुंच जाती है और मिंट के बाहर एक बड़ा कैंप लगा दिया जाता है जहां पर हम दोनों कंट्रीज के पुलिस ऑफिसर्स को देख सकते हैं। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये सब नॉर्थ कोरियंस कर रहे हैं क्योंकि ये जो गोलियां चल रही हैं ये काम सिर्फ नॉर्थ कोरियंस का ही हो सकता है। वहीं पर हम एक नॉर्थ कोरियन ऑफिसर को देखते हैं जो कहता है कि हमें अंदर एक फोर्स भेजनी चाहिए जो चोरों को मारकर हॉस्टेजेस को बचा ले, लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव उसे कहती है कि लड़ाई में हॉस्टेजेस भी मर सकते हैं इसलिए हमें उनसे पहले नेगोशिएशन करनी चाहिए। इसके बाद डिटेक्टिव प्रोफेसर को कॉल लगाती है और यहाँ पर प्रोफेसर अपनी आवाज बदलकर बात कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए ताकि हम यहाँ से भाग सकें। अब यहाँ पर प्रोफेसर ऐसा दिखा रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ से पैसे चुराकर भाग रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने इन पर फायरिंग की और ये लोग डरकर वापस मिंट में घुस गए। इसके साथ ही प्रोफेसर उसे ये भी बताते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग हैं, लेकिन डिटेक्टिव को इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि सिर्फ 4 लोग मिलकर इतनी तबाही नहीं मचा सकते। अब डिटेक्टिव को यहाँ पर नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन इनके बीच समझौता तो हुआ ही नहीं, इसलिए डिटेक्टिव को इस केस से बाहर कर दिया जाता है। फिर बाहर आकर डिटेक्टिव किसी से मैसेज पर बात करने लगती है और फिर उससे मिलने चली जाती है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर ने मिंट के अंदर फोर्स को भेज दिया था ताकि वो इन चोरों को खत्म कर सके। वहीं डिटेक्टिव एक कैफे में आती है और ये जिससे मैसेज पर बात कर रही थी वो आदमी प्रोफेसर ही होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर यहाँ पर कैफे चलाते हैं और कुछ महीनों पहले ही ये डिटेक्टिव से मिले और अब ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर को पहले से ही पता था कि साउथ कोरिया वाले नेगोशिएशन के लिए इसी डिटेक्टिव को भेजेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही डिटेक्टिव को पटाकर रखा हुआ था ताकि वो इससे इन्फॉर्मेशन ले सकें। वहीं मिंट के अंदर फोर्स भी घुस चुकी है और वहीं ये चोर भी सारे हॉस्टेजेस को मास्क
पहनाकर उनके हाथों में नकली हथियार दे देते हैं ताकि जब फोर्स अंदर आए तो वो भी कंफ्यूज हो जाए कि कौन हॉस्टेजेस हैं और कौन चोर। इसके साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि उनमें से जो एक स्कूल गर्ल होती है वो यूएस एम्बेसडर की बेटी होती है। अब उसकी जान तो इनको बचानी ही पड़ेगी, इसलिए सभी फोर्स को वापस बुला लिया जाता है। वहीं प्रोफेसर भी डिटेक्टिव से बातों ही बातों में पूछने लगते हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन तभी डिटेक्टिव को फोन आ जाता है और उसे नेगोशिएशन के लिए वापस बुला लिया जाता है। अब यहाँ पर सब कुछ प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। वो जो भी चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा था। इसके बाद प्रोफेसर उसी कैफे के बैक डोर से अपने सेटअप पर आ जाते हैं जहाँ पर वो बैठकर अपनी टीम से बातें करते थे। तभी सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है और यहाँ पर रियो प्रोफेसर से पूछ रहा होता है कि हम 4 ट्रिलियन कैश को कैसे चोरी कर सकते हैं, क्योंकि इतना कैश तो वहाँ पर होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि हम उन्हें चोरी नहीं करेंगे बल्कि हम उन नोटों को छापेंगे। अभी सुनकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इन चोरों ने नोटों की छपाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।